द डेथ ऑफ द ऑथर एक इन्फ्लुएंशियल एसे है जिसे फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट रोलैंड बार्थेस ने लिखा है। लेकिन रोलैंड बार्थेस जब कहते हैं द डेथ ऑफ द ऑथर तो इसका क्या मतलब है? ये जो शॉर्ट एसे है रोलैंड बार्थेस का, ये एक बहुत ही क्रूशियल एसे है जिसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को डेवलप करने में मदद मिली 1970s और 1980s के दौरान, जब कई सारे इंग्लिश डिपार्टमेंट्स यूएस के इन लोगों ने रोलैंड बार्थेस के आइडियाज़ को अपनाया दूसरे राइटर्स जैसे जैक्विस डेरिडा के आइडियाज़ के साथ। चलिए अब ज़रा करीब से जानते हैं रोलैंड बार्थेस के इस आर्ग्यूमेंट वाले एसे को। लेट्स बिगिन। रोलैंड बार्थेस ने द डेथ ऑफ द ऑथर एसे की शुरुआत की है एक एग्जाम्पल देकर। अब ये एग्जाम्पल सारासाइन नाम की एक नॉवल का है जिसे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट होनोरे दे बल्जाक ने लिखा था। अब रोलैंड बार्थेस ने इस नॉवल सारासाइन का एक पैसेज लिया और फिर सवाल उठाया कि अब आप सब बोलिए कि इन वर्ड्स को इस नॉवल में किसने बोला है, नॉवल के हीरो ने या खुद होनोरे दे बल्जाक ने? अगर बल्जाक ने बोला है इन शब्दों को तो क्या बल्जाक ने पर्सनली बोला है या पूरी इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी की तरफ से इन वर्ड्स को बोला है? रोलैंड बार्थेस ये पॉइंट आउट करते हैं कि वी कैनॉट नो, क्योंकि जो राइटिंग है वो खात्मा है हर आवाज़ का, यानी डिस्ट्रक्शन है हर आवाज़ की। और ये भी कहते हैं कि राइटिंग यानी लिखना जो है वो नेगेटिव है और लीगल नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, वी कैनॉट नो कि कौन बोल रहा है या कौन लिख रहा है, हु इज़ राइटिंग और हु इज़ स्पीकिंग। रोलैंड बार्थेस ये कहते हैं कि हम जो इतना ज़्यादा सोचते हैं ऑथर के बारे में, तो ये तो एक मॉडर्न फिनोमिनन है जिसे हम वापस डिराइव कर सकते हैं रिनाइसेंस पीरियड में और एक इंसान यानी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को भी। अब रिनाइसेंस पीरियड का मतलब है यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर को वापस ला सकते हैं। रोलैंड बार्थेस कहते हैं कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो अभी भी इस आइडिया के ऊपर अटकी हुई है कि बुक का ऑथर जो है वो एक इंडिविजुअल है जिसने एक पर्टिकुलर काम को क्रिएट किया है। तो हम बात करते हैं कैसे हम पहचाने या डिटेक्ट करें बॉडलेयर नाम के आदमी को, जो कि चार्ल्स बॉडलेयर जो राइटर है उनकी नॉवेल्स में है। लेकिन ये जो खोज है एक फिक्स्ड ओरिजिनल सोर्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट की, ये तो एक वाइल्ड गूस चेस है। मतलब इस खोज में हमें फल मिलने की संभावना नहीं है और ये रोलैंड बार्थेस का कंसर्न है, उनकी चिंता है। अब बार्थेस ये पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ राइटर्स जैसे 19th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट स्टेफने मलार्मे ने हमें अपने काम के ज़रिए याद दिलाया है कि लैंग्वेज यानी भाषा जो हमसे बात करती है, ना कि ऑथर से। रोलैंड बार्थेस सेज कि ऑथर जो है उसे अपनी राइटिंग को ऐसे लिखना चाहिए जैसे वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है और अपने फीलिंग्स को अपनी राइटिंग्स में नहीं डालना चाहिए। ऑथर को अपनी पर्सनालिटी को ख़त्म करना चाहिए ताकि वो अपने काम को लिख सके। रोलैंड बार्थेस ट्रेडिशनल आइडिया से हटकर बात करते हैं और दिखाते हैं एक रिलेशनशिप एक राइटर और उसके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को नए तरीके से। अब जो ट्रेडिशनल तरीका होता था जिसमें ऑथर जो है एक पेरेंट की तरह होता था जो कि टेक्स्ट को क्रिएट करता है, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को क्रिएट करता है, बस उसी तरह। और जो ऑथर है एग्जिस्ट करता है नॉवल या पोएम या प्ले से पहले और फिर वो क्रिएट करता है अपना खुद का एक लिटरेरी टेक्स्ट। लेकिन रोलैंड बार्थेस का देखने का नज़रिया थोड़ा रेडिकल है। वो कहते हैं कि राइटर एंड टेक्स्ट एक साथ पैदा होते हैं, क्योंकि जब भी हम एक लिटरेरी काम को पढ़ते हैं हम अपने आप को राइटर से कनेक्ट करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम अपना खुद का कोई एग्जाम्पल दें। जैसे 400 साल पहले शेक्सपियर एक ऑथर था रिनाइसेंस का। शेक्सपियर एक राइटर की तरह अब भी मौजूद है। जब भी हम शेक्सपियर के बुक्स या प्लेस को पढ़ते हैं तो वो अब भी मौजूद है 21st सेंचुरी में भी। राइटिंग जो है वो एक परफॉर्मेटिव एक्ट है, यानी लिखना करने के बराबर है। राइटिंग इज़ डूइंग और इसी से ही राइटिंग मीनिंगफुल बन जाती है।
और ये इसी लम्हे में मीनिंगफुल रहती है जब हम वर्ड्स को पेज के ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि यही वो लम्हा है जिसमें वर्ड्स हकीकत में अपनी मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। और वर्ड्स को मीनिंग भी हमसे ही तो मिलती है, क्योंकि हम ही वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं, यानी हम ही वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब रोलैंड बार्थेस ये कहते हैं कि हमें द स्क्रिप्टर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि द ऑथर के बारे में। रोलैंड बार्थेस ने एक फ्रेंच स्क्रिप्चर को अपने ओरिजिनल एसे में यूज़ किया है। एक बहुत ही रेयर फ्रेंच वर्ड है स्क्रिप्चर, जिसका मतलब है कॉपीइस्ट। बार्थेस ये कहते हैं कि हमें लिटरेचर के किसी भी काम को सेक्युलर वर्जन नहीं समझना चाहिए, मतलब किसी भी ऑथर के रिलीजन से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ ऑथर गॉड है जिसने टेक्स्ट को इंस्पायर किया है उसकी सिंगल मीनिंग के साथ, बजाय इसके जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो एक जगह है जहाँ दूसरे पिछले लिटरेचर के कामों का मिश्रण बनाया गया है, उनसे टकराते भी हैं, इन्फ्लुएंस भी होते हैं, रेफरेंस भी लिया जाता है और कोटेशंस भी लिए जाते हैं। सो रोलैंड बार्थेस कहते हैं कि कोई भी इनमें से ओरिजिनल नहीं है, और जो भी टेक्स्ट है वो टिश्यू ऑफ कोटेशंस है, मतलब ये टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के साथ मिलता जुलता है और एक ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है ऑथर की। अब बार्थेस द डेथ ऑफ द ऑथर को ख़त्म करते हुए आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम टेक्स्ट को ऑथर के ऊपर इम्पोज, यानी कि हम ऑथर के ऊपर छोड़ दें कि वो क्या सोचता है टेक्स्ट के बारे में, तो इससे हम जो टेक्स्ट है उसको लिमिटेड कर देते हैं। क्योंकि हमें लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ना है और ऑथर के साथ क्या रिलेशन है उस टेक्स्ट का जिसने टेक्स्ट को लिखा है। लेकिन जो राइटिंग है रोलैंड बार्थेस के लिए इस तरह काम नहीं करती है कि टेक्स्ट एक टिश्यू है साइंस का जिनकी खाली मीनिंग होती है, वो भी तब जब रीडर्स उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। रोलैंड बार्थेस कहते हैं कि टेक्स्ट का मतलब उसके ओरिजिन में नहीं है, लेकिन वो टेक्स्ट आपको कहाँ तक लेके जाता है उसमें है। और यही है ऑर्डर टेक्स्ट को पढ़ने वाले रीडर्स के लिए कि वो एग्जिस्ट करता है और उसके पास एक मीनिंग है टेक्स्ट की, और हमें इस आइडिया को हटा देना चाहिए कि ऑथर ही डिटरमाइन या एक्सप्लेन कर सकता है मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। द डेथ ऑफ द ऑथर एनालिसिस। द डेथ ऑफ द ऑथर ऐसे बहुत सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स देता है अबाउट रिलेशनशिप जो एक ऑथर और लिटरेरी टेक्स्ट के बीच होती है, कि लिटरेचर के काम जो हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, और जो मतलब है एक वर्क ऑफ लिटरेचर का, उसे हम सिंपली इस बेसिस पर डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ऑथर कैसा है। मतलब अगर ऑथर अच्छा होगा तो उसका टेक्स्ट भी अच्छा होगा, इस बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते लिटरेचर के वर्क को। बजाय इसके हम सब एज रीडर्स ऑफ टेक्स्ट को लगातार काम करना है ताकि हम क्रिएट करें खुद की मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। राइटिंग जो है वो खात्मा है हर आवाज़ का, ना कि क्रिएशन है हर आवाज़ की। अक्सर लोग यही सोचते हैं किसी भी क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग के बारे में। अब जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो बस एक टिश्यू है कोटेशंस का, यानी वो किसी न किसी तरीके से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मिलता जुलता है दूसरे टेक्स्ट से। अब ये बात हम सबके माइंड्स को स्ट्राइक करती है कि रोलैंड बार्थेस कहते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस होता है लोगों को अपनी काबिलियत पर, लेकिन वो फेल हो जाते हैं कुछ अचीव करने में। श्योरली जो लिटरेचर के वर्क्स हैं उनमें ओरिजिनल थॉट्स, फ्रेजेस, आइडियाज़ होते हैं, और वो सिर्फ महज किसी भी एग्जिस्टिंग वर्क के कॉपीराइट नहीं हैं। लेकिन रोलैंड बार्थेस इंटरेस्टेड है लैंग्वेज में, और ये हम सब देख सकते हैं डेथ ऑफ द ऑथर में। और ये बात सच है कि हर लिटरेचर के वर्क में जो वर्ड्स ऑथर यूज़ करता है और वो रॉ मटेरियल जिसके ज़रिए वर्ड्स की मीनिंग को क्रिएट किया जाता है वो है जाने पहचाने वर्ड्स, यानी कि फेमिलियर वर्ड्स। और ये सब ओरिजिनल नहीं है और वर्ड्स को एक नए तरीके में रखा गया है। अब इस इन्फ्लुएंशियल एसे डेथ ऑफ द ऑथर का एक एक्सेप्शन है, वो है लुइस कैरल की लिखी हुई पोएम जैबरवॉकी।
जिसमें वाकई में ओरिजिनल वर्ड्स का यूज़ किया गया है। और मज़े की बात तो ये है कि हम इस पोएम को एज एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट करते हैं और ये दूसरे लिटरेरी वर्क्स की तरह अपनी मीनिंग को जनरेट या क्रिएट नहीं करता है। द डेथ ऑफ द ऑथर एक बोल्ड एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट है। ये एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें कई सारे प्रिकर्सर्स हैं, यानी इसमें एक सब टॉपिक पर बात ऑलरेडी की जा चुकी है जिस पर लोगों ने इससे पहले भी बातें की हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह रोलैंड बार्थेस कहते हैं कि ऑथर को इम्पर्सनैलिटी पर फोकस करना चाहिए, यानी टेक्स्ट को लिखने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को मारना चाहिए, तभी वो अपने टेक्स्ट को लिख पाएगा जस्टिस के साथ। और इस मुद्दे पर ऑलरेडी 1919 के टी.एस. एलियट के मशहूर ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में बात की जा चुकी है। और जो टी.एस. एलियट है वो अब भी बिलीव करते हैं कि पोएट जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिटन टेक्स्ट का। और 20th सेंचुरी में न्यू क्रिटिसिज्म हुआ था यूएस में, जिसमें ये आर्ग्यूमेंट चली थी कि टेक्स्ट की मीनिंग होती है आइसोलेशन में, यानी अकेले में, और मीनिंग ऑथर से अलग होती है जिसने टेक्स्ट को प्रोड्यूस किया था, क्रिएट किया था। और टेक्स्ट की मीनिंग को ऑथर के क्या इंटेंशंस थे लिटरेरी टेक्स्ट को लिखने में, इस बात से जोड़ना एक मिसलीडिंग रास्ता है, यानी कि गलत रास्ता है। द डेथ ऑफ द ऑथर एक सबका अटेंशन पा लेने वाली आर्ग्यूमेंट है कि किस तरह एक लिटरेचर के वर्क की मीनिंग डेवलप की जाती है उसको पढ़ने वाले रीडर्स से, ना कि ऑथर से। हम 21st सेंचुरी में रहने वाले लोगों की सोच विक्टोरियंस की तरह नहीं है, जो ऑथर की बुक सिर्फ तब तक ही पढ़ते थे जब ऑथर जिंदा होता था। और वर्ड्स जो है वो वक्त के साथ अपनी मीनिंग्स को एक नई क्वालिटी देते हैं। हम रोलैंड बार्थेस को कुछ पॉइंट्स के ज़रिए अपोज कर सकते हैं, यानी आर्ग्यू कर सकते हैं। जैसे पहला तो ये कि एक रीडर का जन्म ऑथर की मौत से ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि जब हम कीट्स की पोएम को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक यंग रोमांटिक पोएट का मतलब क्या होता है उसके वर्ड से, और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है एज द ऑथर ऑफ द पोएम। और अनदर एग्जाम्पल ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न का भी है कि इसको लिखे जाने के 2 सेंचुरीज बाद ये हमें एक न्यू मीनिंग देती है। दूसरा पॉइंट है कि लिटरेचर के वर्क को टिश्यू ऑफ साइंस कहकर बार्थेस न्यू टेक्स्ट को भी ओल्ड टेक्स्ट के साथ सेम लेवल पर लाके खड़ा कर देते हैं, जैसे किसी बस का टाइम टेबल या कोई टेलीफोन डायरेक्टरी, क्योंकि इनमें भी एक जैसे वर्ड्स, नेम्स एंड नंबर्स होते हैं और कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता है। लिटरेचर के कामों में फेमिलियर वर्ड्स, फ्रेजेस हो सकते हैं, लेकिन ग्रेट वर्क वही है जिसमें वर्ड्स और साइंस को मिला दिया जाता है, उनका नया कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और ऐसे तो बेहिसाब काम मिल जाएंगे जो कि हमारे लिए न्यू मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। तो हम जो रिलेशनशिप है ऑथर, टेक्स्ट और रीडर के बीच में, उसे हम एक ट्राईपार्टाइट पार्टनरशिप कह सकते हैं बजाय बाईपार्टाइट कहने के, क्योंकि ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि टेक्स्ट की मीनिंग को क्रिएट करते हैं। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक पोएम दे दूं और उन्हें इस पोएम के ऑथर के बारे में कुछ भी ना कहूं, तो स्टूडेंट्स खुद ही पोएम की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और उसकी मीनिंग को भी डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऑथर के बारे में कुछ पता हो और ये पता हो कि पोएम को ऑथर ने किन हालात में लिखा है, तब उन्हें एक नई मीनिंग मिल जाएगी जो कि उन्हें टेक्स्ट को समझने में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमें पता चलता है कि इस पोएम को साइल्विया प्लैथ ने लिखा है, तो हम जल्दी से ऑथर की ज़िंदगी के डिटेल्स और मौत के डिटेल्स को जोड़ लेते हैं हमारी पोएम की रीडिंग के दौरान, और पोएम की मीनिंग बदल जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए अपने माइंड्स में कि किसने टेक्स्ट को लिखा था और कैसे वो इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट से, ताकि हम टेक्स्ट की मीनिंग को क्रिएट कर सकें। अगर हमें रोलैंड बार्थेस के तरीके को भी एक्नॉलेज करना पड़े कि एक बार अगर टेक्स्ट को लिख दिया जाता है और वो दुनिया में पहुंच जाता है, तो वो सिर्फ
टेक्स्ट को लिखने वाले ऑथर की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है, बल्कि हर उस शख्स की होती है जिसने टेक्स्ट को पढ़ा और उसकी मीनिंग को जनरेट किया, क्रिएट किया या इंटरप्रेट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।